हेलो बच्चों, आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर अपने एनडीए के फर्स्ट टॉपिक सेट्स पर है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ सेट थ्योरी फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। It will comprises concept of set, operations on sets, Venn diagram, डी मॉर्गन्स लॉ, और एक पार्ट बच्चे यहाँ पे रह गया है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हैं वो कार्डिनलिटी पर ज़्यादा पूछी जाती हैं या सेट ऑपरेशंस जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट। सेट थ्योरी लगभग बच्चों हर एक मैथमेटिक्स की फील्ड में, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो सीक्वेंसेंट सीरीज हो, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रिलेशन और फंक्शन हो, लगभग हर ब्रांच में इसका यूज़ होता है। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ऑल दी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। जॉर्ज कैंटर जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और कुछ अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए, और जिसकी वजह से हम लोग उसका यूज़ जो है मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेस में इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेट। कंसेप्ट ऑफ सेट क्या है? तो आप दिन भर में कई बार कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब देखो बेटा, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड of people, cricket team, there are so many collections are there. In the same manner mathematics में भी बेटा हम लोग बात करते हैं about the collection, जैसे कि set of natural numbers या natural numbers का collection, ये कह सकते हैं integers का collection, odd numbers का collection और बहुत कुछ। तो मैथमेटिक्स में सेट का कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों हम जितने भी कलेक्शंस के बारे में सोचते हैं, उन कलेक्शन में जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगे दे विल सेट टू बी सेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है? सर ने वेल डिफाइंड वर्ड क्यों यूज़ किया? देखो बेटा, वेल डिफाइन का मतलब ये है कि जिसके बारे में सुनने के बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न मन में ना रहे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कहूँ कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है और उसमें 5 कंटेस्टेंट हैं, तो कोई जज कह रहा है कि सबसे ब्यूटीफुल ये है,
और कोई दूसरा जज कर रहा है कि सबसे ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट ये है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ ब्यूटी है दोनों जजेस का अलग अलग है। इसका मतलब अगर उनमें मैं बात करूँ कि ब्यूटीफुल सब में ज़्यादा कौन है, तो यू कैन नॉट डिसाइड। तो ये बेटा एम्बिग्युइटी की स्टेज होती है जहाँ पर हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ वेल डिफाइंड है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मैथमेटिक्स की ढेर सारी बुक रखी हुई हैं और उसमें मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई गुड बुक का कंसेप्ट क्या है। कोई बच्चा कहेगा कि आशीष सर की जो बुक लिखी हुई है वो बहुत अच्छी है, गुड बुक है, और कोई बच्चा कहेगा आर.डी. शर्मा सर की बुक जो लिखी हुई है वो बहुत अच्छी है। तो एक पर्सन के लिए उसकी डेफिनेशन कुछ और है और दूसरे पर्सन के लिए उसकी डेफिनेशन कुछ और है। इसका मतलब गुड बुक ऑफ मैथमेटिक्स का कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन में अगर मैं आपसे कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी रिवर हैं उनको हम लोग सब जानते हैं। तो उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा बेटा मैंने कहा कि एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं उनका कलेक्शन। तो बच्चों आपको पता है कि ईयर बदलते नहीं हैं। अगर जैन टू दिसंबर लिखा हुआ है तो जैन टू दिसंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हम लोग एक सेट कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा भाई 1 2 3 4 है। जो आपके मन में आएगा वही आपके पड़ोसी के मन में आ जाएगा और दूर वाले के भी मन में आ जाएगा। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अभी तो आपको क्लियर होगी बात कि भाई वेल डिफाइंड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जब आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग ने यहाँ पर डेफिनेशन जो दी सेट की वो क्या है। वो डेफिनेशन बेटा ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है बेटा, एक बात और, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ऑब्जेक्ट्स, या मैं आपसे कहूँ एलिमेंट्स, या मैं कह दूँ मेंबर्स ऑफ ए सेट, तो सबका मतलब एक ही है। ये नहीं कि भाई इनका मतलब कोई अलग अलग। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात बेटा ये है कि जो सेट है बेटा उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट के A, B, C, X, Y एट्सेट्रा से डिनोट करते हैं। और अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग करली यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं और इसके बीच में जैसे A, E, I वगैरह वगैरह, मतलब स्मॉल लेटर्स को यूज़ करके हम इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। बेटा एक यहाँ पर सिंबल यूज़ होता है, दिस सिंबल इज़ नोन एज बिलोंग्स टू। तो ये जो एलिमेंट्स है, अगर मैं आपसे मैं बोलूँ कि एक सेट A है जिसमें 1 2 3 आ रहा है, तो मैं तुमसे बोलूँ 3 किसको बिलोंग कर रहा है, तो 3 बिलोंग्स टू A, मतलब 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है ना। दूसरी बात बेटा ये है कि जैसे मैं तुमसे बोल दूँ 4 और यहाँ लिख दूँ A, तो आप देख रहे हो कि बेटा सेट A में सिर्फ 1 2 3 हैं, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ये सब आप लोग क्लास 6 7 8 में आप लोगों ने जहाँ पर सेट पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी होंगी। बेटा बात यहाँ पे आती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट चर्चा होने वाली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो बच्चों बात आती है कि किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली वी विल यूज 2 मेथड्स, जिसमें एक का नाम है बेटा रोस्टर मेथड
इसमें क्या होता है बेटे, इसमें सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोग लिस्ट कर देते हैं। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर इवन एंड लेस देन 6, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि देयर विल बी ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर 2 and 4, तो ये एक रोस्टर मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे एक के ऊपर एक ईंटें रख के हम लोग पूरी दीवार बना देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग सेट की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करके पूरे सेट के बारे में जान लेंगे। तो जैसे बेटा मैंने लिखा, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए में क्या लिखा, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा भाई, x क्या है, इसको बोलते हैं सच दैट। ये जो बेटा 2 डॉट लगा दिए, सच दैट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 7। तो आपके मन में तुरंत आ गया कि भाई यहाँ पर नेचुरल नंबर के बारे में बात करी जा रही है और वो नेचुरल नंबर जो है वो 7 से छोटे हैं। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में आई बात। तो इसको अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेट क्या बनेगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं समझ में आई है तो भाई कुछ लिख देना उसके ऊपर जो कमेंट बॉक्स है कि हमें समझ में मास्टर साहब नहीं आया है। तो हम दोबारा जब पढ़ाएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। शर्माना नहीं भाई, देखो शर्माओगे तो पूरी कचौड़ी नहीं खा पाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात तुमको बेटा और बता दें, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सॉरी रोस्टर फॉर्म होता है, तो रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है वो इमैटेरियल है। इमैटेरियल का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि सेट 1 2 4 6 लिखा है और एक बच्चे ने लिख दिया कि भाई 4 2 6 है, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों ही सेट सेम सेट हैं, तो ऑर्डर का बेटा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक इक्वेशन लिखी है x² + x - 2 = 0 लिखी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो इसका सोल्यूशन है उसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। कोई सिंपल सी बात है बेटा, मैंने क्या किया कि इसको फैक्टराइज कर लिया, तो फैक्टराइज करके कितना आ जाएगा, x + 2 और x - 1 आना चाहिए, ठीक है। मतलब x बराबर आ जाएगा -2 और x बराबर आ जाएगा 1। तो सोल्यूशन बेटा क्या हो गया, तो आप कहोगे सोल्यूशन सेट जो है वो -2, 1। अच्छा कोई बच्चा अगर इसके 1, -2 लीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने जैसा आगे बताया कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इमैटेरियल होता है भाई, चाहे 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, एक सेट लिखा हुआ है, सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x belongs to n और x² is less than 40। बेटा मुझे क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस सेट जो कि आपका किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जरा इसको रोस्टर फॉर्म से, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो ठीक है भाई, तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब भाई वो नेचुरल नंबर लिख दो जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। तो पहले हो गया 1 2 3 4 5 6 7 लिखूँ मैं? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 7 का जैसे स्क्वायर करोगे बेटा 49 आ जाएगा। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और अप टू 6 तक आ सकता है।
बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं इसमें? देखो बेटा, जैसे मान लो मैं ये लिख दूँ कि एक सेट है 1, 5, 9 एंड सो ऑन, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, मान लो उसका नाम ए है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो जरा देखो भाई, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, तो क्लियरली विजिबल है कि भाई ये जो नंबर्स हैं ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। कैसे भाई, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, एपी बन रही है। इसका मतलब मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, x सच दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ इसका एन टर्म कितना होगा, तो किसी भी एपी के एन टर्म का फार्मूला बच्चों होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है 1, n माइनस 1, डी कितना है 4, फाइनली कितना आ जाएगा 4n माइनस 3। और n क्या है बेटा, n कोई नेचुरल नंबर है। तो जो ऊपर सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया था, आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी बच्चे को? देखो भाई, अभी तुमको ये क्लियर हो रही बात। तो देखो, अच्छा अगर ऐसे मान लो कोई सेट बेटा ऐसे लिखा होता, कैसे, मान लो सेट ए लिखा है, इसमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, इतने ही एलिमेंट दिए हैं, मतलब 6 एलिमेंट दिए हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ राइट दिस सेट इनटू दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करोगे भाई? हाँ, एकदम तुम सही सोच रहे हो, ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा है। इसका तो मैं कह सकता हूँ कि a बराबर है x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो ऊपर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n लिख दिया, नीचे 2 से स्टार्ट हो रहा है माने 1 ज़्यादा हो गया, माने n+1 हो गया। ठीक है? अच्छा, और n की वैल्यू क्या है बेटा, n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है? और साथ ही साथ n की वैल्यू क्या है, लेस देन 7। अब देखो बेटा, n की वैल्यू 7 से छोटी रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आएगा, नीचे अपने आप वो वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है? तो आप लोगों ने जो ये सेट दिया हुआ था किस में, रोस्टर फॉर्म में, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना देख लिया। देखो बेटा, ये एक रिवीजन है, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये कह सकते हैं कि ये गेटवे ऑफ सेट थ्योरी है। ठीक है ना? अब इसके बाद में बेटा हम लोग बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट से एक प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है? तो अब फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखते रहो। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे, कुछ समझ में ना आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई किया करो। ठीक है? देखो बेटा, जैसे मैं अब कुछ क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा हुआ है मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर विच स्टार्ट विद द लेटर जे, क्या ये सेट होगा? तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि हाँ भाई, जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी हैं, जून है, जुलाई है, और तो कोई है नहीं ना। तो इसका मतलब 3 मंथ उसमें आ रहे हैं, वेल डिफाइन हो गया, इसलिए एक सेट है। फिर मैंने बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स ऑफ इंडिया। अब जरा देखो, मोस्ट टैलेंटेड की परिभाषा जो है, टैलेंटेड एक वर्ड जो वो एडजेक्टिव है। तो बेटा जो एडजेक्टिव लग गया तो अब तुम जान नहीं सकते हो टैलेंट की परिभाषा क्या है। हो सकता है कि मेरे लिए रामानुजम जी टैलेंटेड हूँ, और दूसरा जो क्रिकेट खेलता हो उसके लिए सचिन तेंदुलकर क्या हूँ, टैलेंटेड हूँ। तो देखो बेटा, टैलेंट की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। जब बेटा वेल डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा।
आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अगर अच्छा समझ में आए तो बेटा लाइक कर देना, तो लगेगा कि तुमको समझ में आ रहा है, और ख़राब लगे तो डिसलाइक कर देना। एरो बनता ना, अंगूठा ऊपर कर देना, अंगूठा नीचे कर देना, ठीक है। देखो हम लोगों ने ये सीख लिया है कि भाई सेट क्या होता है। अब जरा हम कुछ अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो देखो बेटा, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो हम लोगों का नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे बेटा मैं तुमसे कह दूं, क्या कह दूं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर, एक सेट ऐसा है जिसमें एक ऐसा नेचुरल नंबर आ रहा है जो कि 1 से छोटा है। अभी आप कहोगे अरे भाई 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो कोई होता ही नहीं है। तो बेटा जब बोलोगे कोई नहीं होता, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि 1 से छोटा हो। तो बच्चों कभी भी इस तरीके का सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए तो उसको बोलते हैं द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो देखो बेटा एम्प्टी सेट में एक बात समझ लो कि अगर हम लोग ये लिख दें और इसमें लिख दें कुछ नहीं, तो ये बेटा क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। और देखो अगर या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये बेटा क्या हो गया, ये भी एक एम्प्टी सेट को बता रहा है। अच्छा तुम्हारे मन में आया कि सर ये और ये दोनों में क्या अंतर है? तो हाँ छोटा सा अंतर है बेटा, ये रोस्टर फॉर्म के लिए है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म के लिए है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो तो 5 लिख दोगे, और अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इस तरीके से एक वैकेंट सेट बना दोगे, ठीक है। अच्छा एक बात समझना बेटा, अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। एक बात समझ में आ गई? अच्छा तो बेटा एम्प्टी सेट के बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बेटा क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन का मतलब जिसमें एक एलिमेंट दिया हो। तो भाई क्या होगा, जैसे मान लो ये लिखा 5 लिखा हुआ है तो 5 एक एलिमेंट हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। जैसे हमने कहा कि भाई सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो तुमको पता है कि बेटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो इस वजह से ये एक सिंगलटन सेट हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने कुछ और नए सेट के बारे में। तो उसमें बेटा हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। बेटा नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया कि जिस सेट में एलिमेंट्स जैसे लिखे A B C D हम काउंट कर सकें, भाई 4 एलिमेंट दिए हुए तो हम इसको बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। और दूसरा इनफाइनाइट सेट, हमने कहा भाई एक x है सच दैट x बराबर 2n+1 और n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखो भाई तुम्हें पता है कि नेचुरल नंबर की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब n की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो ऑब्वियसली 2n+1 भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, बच्चों ऐसे सेट जो हैं वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा आपके मन में एक बात और आ सकती है, वो क्या? आपके मन में आ सकता है कि सर एक बात बताइए कि अगर सेट एम्प्टी है तो क्या वो फाइनाइट होगा? यस। अरे भाई उसमें जो कह रहे हो ना कि कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई नहीं है इसका मतलब वो तुम्हें पता है उसके बारे में। तो जिसके बारे में एलिमेंट्स के बारे में पता है कि उसके कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि वो सेट फाइनाइट है, ठीक है। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सको वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी
इक्विवेलेंट सेट्स। देखो बेटा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, देखो बेटा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए बी सी डी से 4 एलिमेंट लिखे हैं और सेट बी में पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं बेटा, 4 एलिमेंट। तो ये कह सकते हैं बेटा कि ऐसे दो सेट या दो से ज़्यादा सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो बेसिकली हम इसको जो डबल एरो दोनों तरफ से एरो बना हुआ है इससे डिनोट करते हैं, मैंने ए इज एन इक्विवेलेंट सेट टू बी। अच्छा एक बात बेटा और बता दें कि यहाँ पर जो हम एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स या पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट सेट बी में है ना। तो बेटा एक बात समझ लो कि ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जो किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जो अलग अलग हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर काउंट कर लें तो वो हमें बताएगी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। देखो भाई एक चीज़ और बता दें आपको, वो क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। बेटा कार्डिनैलिटी क्या होती है, तो हमको ऐसे कह सकते हैं कि द टोटल नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स present in a set is referred as क्या, कार्डिनैलिटी। और बेटा इसको कैसे नोट करते हैं, एन ऑफ ए। जैसे मान लो सेट ए की कार्डिनैलिटी में पूछूं तो आप बोलोगे एन ए, अगर मान लो ए में 5 एलिमेंट तो एन ए बराबर 5 हो गया। अच्छा एक बात समझ लो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ 5 तो आप कहोगे 0, मतलब एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी 0 होती है। अच्छा दूसरी बात है बेटा, फाइनाइट सेट जो होंगे उन्हीं की कार्डिनैलिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो सेट इनफाइनाइट सेट हैं बेटा वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स व्हाट, कार्डिनैलिटी। बात समझ में आ गई। देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सबसेट्स के बारे में। भाई सबसेट्स क्या होते हैं, तो समझाने के लिए बेटा मैंने 1 2 3 लिख दिया। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके सबसेट्स क्या हैं, तो सबसेट्स का मतलब क्या होगा, इसके छोटे छोटे पार्ट कर लो। तो आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, छोटे छोटे पार्ट ऐसे लिख दूं, देखो भाई तो ये जितने भी छोटे छोटे पार्टीशंस हुए हैं, छोटे छोटे इसके पार्ट्स बने हुए हैं, ईच पार्ट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बेटा ये जो सिंबल बना हुआ है चूल्हे ऐसा, इसे बोलते हैं सबसेट्स। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब बी जो है वो बड़ा सेट होगा और ए इसके अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट ए दिया हुआ है और मैं तुमसे कह रहा हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर मैं इसकी फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ इस तरीके की, तो आप कहोगे कि फिगर आप मतलब ये जो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखो बच्चों कुछ पोर्शन बाहर की ओर निकला हुआ है। तो अगर कभी भी मैं कहूँ कि एक फलाना सेट दूसरे सेट का सबसेट है,
इसका मतलब जिसका सबसेट है वो उसके अंदर लाई करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ बी, तो अब ए इज द सबसेट ऑफ बी, और मैं नाम दे दूँ इसका सी, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक है ना? देखो अब आपके मन में आएगा कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। उससे पहले एक बात मैं और बता दूं, बेटा देखो ये भी एक जो ए लिखा था 1 2 3, यहाँ भी तो 1 2 3 आ रहा है ना? तो देखो ये मैं कह सकता हूँ कि हर एक सेट हर अपने का सबसेट होता है। ठीक है? मतलब 1 2 3 खुद सबसेट भी है और सेट भी है। तो ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अच्छा एक बात और देखो बेटा, इस सेट को छोड़ दो 1 2 3, क्योंकि खुद ए के बराबर है। बाकी जितने भी सेट्स हैं आप देख रहे हो, इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो ए में तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसे जितने भी सबसेट्स हैं आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। क्या कहलाएंगे बेटे? प्रॉपर सबसेट्स। मतलब ये ऐसे कह सकते हो कि जो सेट अपने खुद की बराबरी कर लेगा वो सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और जो दिए हुए सेट से छोटे हैं और सारे एलिमेंट उसमें लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर सबसेट। तो देखो बेटा ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो 7 प्रॉपर सबसेट्स आर देयर एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट इज देयर। तो आपके मन में आता है कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना ये 2 की पावर n होते हैं, वेयर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, मतलब na बराबर 5, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 5। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा? 32। देखो बेटा एक बात यहां पे जान लो कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है तो इसका मतलब पहली बात क्या होगी? दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होंगी। ठीक? और नंबर 2, सेट ए एंड बी कंटेन सेम एलिमेंट्स। ठीक है? अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल है। ओके? देखो बेटा एक बात और जान लो, अभी हम लोग जो सबसेट के बारे में बात कर रहे थे तो तुमने एक फाई को देखा था। तो फाई जो है ये जो प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट लेकिन अपने खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं फाई के प्रॉपर सेट कोई है तो आप कहोगे ना, कोई भी फाई के प्रॉपर सबसेट नहीं होते। ओके? अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब तुमने क्या कहा? तुम्हारा मतलब ये हो गया कि ए ये है और बी ये है। ठीक है? फिर मैं तुमसे कह रहा हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए में बी लाई कर रहा है। जरा यहाँ देखो बेटा, ए में बी लाई कर रहा है, यहाँ बी में ए लाई कर रहा है। ये पॉसिबल कब होगा? कि जब दोनों सेट आपस में बराबर हो जाए, तभी तो बेटा एक दूसरे को लाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे ए बराबर बी। ठीक है? अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो फाइनली आप क्या कहोगे कि भाई दोनों
सबसेट आपस में बराबर हैं, ए बराबर बी हो जाएगा। देखो बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखो, पावर सेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1, 2, तो सबसेट ऑफ ए क्या होंगे? तो आप कहोगे एक तो नल सेट होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1, 2 होगा। तो अगर मैं इन सारे सबसेट को एक बड़ा से एक सेट है उसमें रख दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनका एक कलेक्शन बना लिया जाए, तो जो सेट बन के आएगा इट विल सेट टू बी पावर सेट। और बच्चों इसको डिनोट करते हैं पी ए से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पी ए, तो आप क्या कहोगे कि इट विल बी 2 to the power n, where n is the order of a। ठीक है? तो जैसे मैं तुमसे कहूं एक सेट ए है, इसमें 5 एलिमेंट हैं, मैं आपसे पूछूं भाई कि जो पी ए होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या कहोगे 2 की पावर 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना? अच्छा बेटा, एक बात और देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा ए जो है सबसेट ऑफ बी है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब बेटा क्या हो गया? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसे क्या लिखेंगे? इसे कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बच्चों यहां क्या लिखेंगे? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है ना? मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो बी भाई बड़ा होगा ना, सुपर होगा, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है ना? देखो बेटा, अब इसके बाद में बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में। भाई यूनिवर्सल सेट क्या है? कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? अच्छा ठीक है। देखो भाई, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस सीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उस सीन का जो सेट हम बनाएं, एक ऐसा सेट हो जिसमें उस सीन के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो ऐसे सेट को बेटा हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक बार समझ लो बेटा, यूनिवर्सल सेट को ऐसे या ऐसे लिखा जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 बना लो, या 1 2 3 4 5 बना लो, ऐसे लिख दो। या बेटा लिख दो U जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक पेरेंटल सेट होता है। पेरेंटल सेट का मतलब यहाँ पर ये है कि उस सेट में वो सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इंटरवल्स क्या कहते हैं? जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे क्या होगा? ये तुम्हारा माइनस इन्फिनेटिव है, ये तुम्हारा प्लस इन्फिनेटिव है, यहाँ पर 0 आता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि x such that x is less than
लेस देन कोई नंबर a लिख दिया और x कोई रियल नंबर है। बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर बेटा यहाँ पे मान लो a पॉजिटिव नंबर था तो a यहाँ पर है, अब इससे छोटा है इसका मतलब वो यहाँ तक कहीं भी जा सकता है। तो x सच दैट x इज लेस देन a, इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे इंटरवल मेथड में कि x एक ऐसा नंबर है विच बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से लेकर एक। देखो बेटे यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक लेस देन होता है और एक लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो देखो जब भी लेस देन या ग्रेटर देन लिखा, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को इंटरवल में लिखने में जो इंटरवल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 1 लेस देन x लेस देन 5, तो जो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा वो बेटा क्या होगा, आप कहोगे x बिलोंग्स टू 1,5। तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ए वाले ब्रैकेट, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि a लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। तो ये जो ओपन इंटरवल लिखा है एक्चुअली में दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि बच्चों a और b के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ बेटा ये इक्वल टू लग जाता है, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये जो इंटरवल्स हैं आर कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्या कहलाते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है कि वो नंबर इसमें शामिल है। देखो भाई, जैसे मैं तुमसे कहूं कि x लेस देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब x जो है बिलोंग्स कर रहा है, कि -7 लिखा हुआ है, -7 टू, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं सिंपल लिखता है x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 3 से छोटा है। कितना छोटा है, तो कहोगे माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकता है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से लेकर 3 तक। अब 3 में इक्वल लगा हुआ है, इक्वल के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज होता है, ये क्लोज ब्रैकेट है। और इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव हम डिफाइन ही नहीं कर पाते बेटा, तो जो डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसके लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है ना। दिस इज ओपन ब्रैकेट। जैसे मैं तुमसे कहूँ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग करेगा कहाँ पर, 5 से बड़ा, देखो 5 ही है, कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनेटिव तक। तो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनेटिव। देखो बेटा, अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और मैं लिख दूँ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखो बेटा, इसमें दो चीज़ें हो गई ना, या तो x की वैल्यू 3 से कम है या बराबर है, इधर जा रही है, 5 से बड़ी है बराबर है, मतलब इधर जा रही है। तो अगर इसका जो फाइनली इसको कंबाइन कैसे करें विद द हेल्प ऑफ इंटरवल, तो आप कहोगे x जो है वो माइनस इन्फिनेटिव से 3, ये एक वर्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, यूनियन। आप लोगों ने क्लास अगर 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पर अभी डिस्क्राइब करता हूँ। दिस इज यूनियन, कहाँ से लेकर, 5 से लेकर इन्फिनेटिव। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अबाउट दी व्हाट, हाँ, अबाउट दी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा इंटरवल सीखा है कि किसका इंटरवल का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशंस को किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, अब हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। जैसे मैं तुमसे लिख दूं
A comma B is not a subset of B C A. दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? तो आप लोग कहोगे भाई दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि बी सी ए कहो या ए बी सी कहो, तो बी सी ए या ए बी सी का जब हम लोग सबसेट बनाएंगे तो उसमें ए बी भी आएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा बेटा मैं फिर तुमसे लिख दूं A comma B is a subset X such that X is a vowel of the English alphabet। तो आप क्या कहोगे कि भाई हाँ ठीक है, ए और ई जो है वो वॉवेल है, और ये क्या है बेटा? ये भी तो लिखा होगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ जो राइट हैंड में सेट लिखा है वो क्या है बेटा? वो कहोगे ए ई आई ओ यू, और ए कॉमा ई लिखा हुआ है। तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया ना कि भाई ये इसका क्या है? ये सबसेट है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। बेटा फिर देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं A belongs to A B C, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? तो आप कहोगे 100% इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है? एक सबसेट है। ए एक सेट है ना, और ये ए बी सी का सबसेट है। तो सबसेट जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए बी सी आर द एलिमेंट्स। तो और ये क्या लिखा है बेटा? सेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सेट तो आ नहीं रहे हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? ए इज, ये जो सेट दिया हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, बट ये बिलोंग, यहाँ पर जो सिंबल यूज हुआ है वो इनकरेक्ट है, इसलिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2, एक सेट बना है जिसमें एलिमेंट 3 4 हैं, वो भी इसका एलिमेंट है, और 5 दिया हुआ है। तुम्हारे सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 8 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे मन में समझ में आ रहा है तो तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे सर समझ में ये चीज़, मैं सारे आंसर अपने आप कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा ज़रा देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है। पहला लिखा है कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट? यस, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि 3,4 यहाँ पे है, जो 3,4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो सेट 3,4 है वो ए का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। बेटा दूसरा स्टेटमेंट लिखा है 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट हो गया, अभी मैंने बताया ऊपर। तीसरा है 3,4 पर एक सेट लगा दिया गया है सबसेट ऑफ ए, अब ये करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 3,4 एक एलिमेंट है और उस पर लगा दिया गया सेट, इसका मतलब इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए। जरा डी देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, भाई करेक्ट है, 1 एक एलिमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है और एलिमेंट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ सेट गिवन सेट। 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई सही लिखा, गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब 5 एक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 में कोई 5 दिखाई नहीं पड़ रहा है बेटा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी नल सेट होते हैं वो हर कोई भी सेट हो उसके सबसेट जरूर होंगे, इसका मतलब ये करेक्ट है। दिस इज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एक सेट 5 दिया हुआ बेटा, तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि 5 के ऊपर एक सेट का सिंबल लगा है, इसका मतलब 5 मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए में कहीं बेटा 5 दिखाई पड़ रहा है? नहीं, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया?
आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मेरा सवाल है बेटा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो आप कह दोगे 2 की पावर 4 दैट इज 16। अगर मैं तुमसे कह दूं कि एक दूसरा सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो मेरा सवाल है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे जो कि प्रॉपर सबसेट्स हैं? तो आप कहोगे कोई भी जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो 2 की पावर n -1, क्योंकि एक ही सेट बेटा जो a या b जो भी है वो इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ जो भी सेट दिया हो उसका। तो 2 की पावर 6 -1 विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ टोटल प्रॉपर नंबर, टोटल प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है? देखो भाई, अब जो इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है वो आपके बोर्ड पर लिखा है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements if the number of subsets of the first set is 112 more than the number of subsets of the second set, then find the values of m। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं m and n, m and n। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले सेट में m एलिमेंट दिए, इसका अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा? 2 की पावर n, और दूसरे में n दिए हैं तो ये हो जाएंगे 2 की पावर n। अब क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक बात देखो जरा, यहाँ पर ध्यान समझ लो कि जो m और n है ये बात तो पक्की है कि नेचुरल नंबर होंगे। हाँ, और क्या, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो 2 की पावर m या 2 की पावर n जो भी लिखा हो वहाँ पे m और n नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो बेटा, तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने 2 की पावर n को इधर ले आए, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112, ठीक है? अच्छा, अब क्या किया जाए, यहाँ ज़बरदस्ती हम 2 की पावर n कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो 2 की पावर n बाहर कॉमन आ गई, अंदर बचा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखो जरा 112 लिखा है बेटा। अगर मैं 112 के फैक्टर करूं
देखो बेटा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है ना। देखो भाई अब हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 की वैल्यू 2 की पावर 4 है। बेटा जो 7 लिखा हुआ है 7 को लिख सकते हो 8 माइनस 1, हाँ या ना, यस। और 2 की पावर 8 माइनस 1 क्या होगा, एट को 7 को 8 माइनस 1 लिखा, 8 का मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1। अब तो क्या कर रहे हैं बेटा, सब ये नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर लिखे हैं बेटा ये सिमेट्रिकल हो गया ना एक दूसरे, जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिखा है, तो कंपेरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और m माइनस n की वैल्यू हो गई 3। बेटा n की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, तो m माइनस 4 बराबर 3, m कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास बेटा जो आंसर आ गया m बराबर हो गया 7 और n बराबर हो गया 4। ये बेटा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, जो एनडीए के एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाते और उसमें ये जो करेक्ट आंसर था 7 और 4, ये आंसर आपको टिक करना होता। तो आज जो बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया सेट और सबसेट्स के बारे में और उस पर कुछ बेस प्रॉब्लम, नेक्स्ट टर्न पर बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट दी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में वेन डायग्राम और कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।